हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस। तो फंक्शंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले रिलेशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने रिलेशंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो फंक्शंस को समझने के लिए रिलेशंस को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो फंक्शन होता है, फंक्शन भी एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है? रिलेशन ही होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। कोई खास तरीके का जो रिलेशन होता है, कोई स्पेसिफिक टाइप का जो रिलेशन होता है, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। तो किसी भी रिलेशन में फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी रिलेशन को मैं फंक्शन कब कहूंगा, तो उसकी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी। मान लेते हैं कोई रिलेशन है एफ, जैसे वहां पे मैं रिलेशन को किस चीज से डिनोट कर रहा था? आर से। तो यहाँ पे मैंने एफ से डिनोट कर दिया। तो एफ मान लीजिए कोई रिलेशन है सेट ए टू बी। तो आपको पता है ए का जो एलिमेंट होगा रिलेशन में, उसको मैं क्या कहूंगा? प्री इमेज। और बी का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इमेज। तो आप कह सकते हो ए का जो एलिमेंट होगा उसकी इमेज होगी बी में। तो ये कहता है कि एफ फंक्शन तब होगा जब पहली कंडीशन क्या है कि ए का हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए बी में। और दूसरी बात यह है कि जो ए के एलिमेंट की जो इमेज होगी बी में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी। तो कुल मिला के अगर कोई एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो उसको मैं फंक्शन कब कहूंगा? जब ए के हर एलिमेंट की इमेज हो। हर एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट ए में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। तो पहली बात, ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जो इमेज हो किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको यही दो क्राइटेरिया देखना है। पहली चीज आपको चेक करना है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज है या नहीं है। फिर चेक कीजिए कि ए के किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस तो नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, तो वो क्या है? फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। तो क्या है? रिलेशन में आपको पता चल गया कि अगर आप रिलेशन में एक कंडीशन पुट कर देते हो तो आपको क्या मिल गया? फंक्शन मिल गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि फंक्शन भी क्या होता है? कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो अब आपको एक चीज पता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कंडीशंस पुट करते हो तो आपको मिलता है रिलेशन। और अगर आप रिलेशन में भी कोई कंडीशन पुट करते हो तो आपको मिलता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? बेसिकली एक रिलेशन ही है, बट एक कंडीशन है, कोई स्पेसिफिक टाइप का जो रिलेशन होगा उसी को आप फंक्शन कहोगे। तो मान लेते हैं मेरे पास एक रिलेशन है। मान लेते हैं इस रिलेशन को मैं डिनोट 1 2 2 3 3 4 4 4। तो ये कुछ आपके पास रिलेशन है। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होती है? प्री इमेज। तो आप देखते हैं कि 1 2 3 4 हर एलिमेंट की क्या है? एक इमेज है। 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। और किसी भी एलिमेंट की 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है और 4 की भी एक ही इमेज है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में। हमको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ना कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या करते थे हम? ऐसे डिनोट करते थे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और यहाँ पे कुछ कंडीशन होती थी जिसको आप रिलेशन बोलते थे। तो वो जो कंडीशन होती है, जो रिलेशन होता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया फिलहाल। तो आप कुछ इस तरीके से डिनोट करते थे। लेकिन अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में आपको कंफ्यूजन कहां पे होता है? फंक्शन में कंफ्यूजन आपको यहां पे होता है कि f इक्वल टू एक्स कॉमा, यहां पे y की जगह पे हम लिखते हैं इसको fx। तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और आपके पास कोई कंडीशन रहेगी कि fx इक्वल टू, या fx और x के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन तो हो गई। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि जो fx होता है, जनरली आप क्वेश्चन में देखते हो कि fx इक्वल टू इतना या fy इक्वल टू इतना। तो जो fx होता है वो क्या है? रेंज है। तो आप यहाँ पे जैसे y लिखते हो तो y का जो सेट होता है वो क्या होता है? एक रेंज होता है। x का जो सेट बनाते हो आप, वो क्या होता है? डोमेन होता है। तो यहाँ पे fx का जो सेट बनेगा, fx की वैल्यूज का जो सेट बनेगा, वो क्या बनेगा? एक रेंज बनेगा।
उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज जो होगी वो fx की वैल्यू होगी और x की जो वैल्यू होगी उसको आप डोमेन कहते हो। तो आपको होगी। तो जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से नहीं आता, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x। तो देखिए अगर इस तरीके से भी आता है तो इस तरीके से आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे मैंने क्या बोला, x क्या है, डोमेन है, fx क्या है, रेंज है। तो fx की वैल्यूज जितनी भी होंगी, fx की सारी वैल्यूज का जो आप एक सेट बनाओगे वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। x की सारी वैल्यूज का जो आप सेट बनाओगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। x की अगर कोई इंडिविजुअल वैल्यू की बात करेंगे तो उसको हम डोमेन या fx की कोई इंडिविजुअल वैल्यू को हम रेंज नहीं कहेंगे। x की कोई इंडिविजुअल वैल्यू वो क्या होगी, fx की प्री इमेज हो जाएगी, या फिर fx की कोई इंडिविजुअल वैल्यू वो क्या होगी, इमेज होगी। तो वो आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की मैं बात करता हूं तो वो इमेज या फिर प्री इमेज होती है। मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू वो कोई प्री इमेज होगी, fx की कोई पर्टिकुलर वैल्यू वो कोई इमेज होगी, लेकिन x की सारी वैल्यूज का सेट वो क्या होगा, डोमेन। fx की सारी वैल्यूज का सेट वो क्या होगा, रेंज। तो ये आपको समझना जरूरी है कि इस तरीके से क्यों दिया जाता है। तो ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। तो इसको समझना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन। और कंडीशन मैंने बता दी आपको कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर 1 2 होता, यहाँ पे 1 3 होता, 3 4, तो क्या तब आप इसको फंक्शन कहते? नहीं, तब ये फंक्शन नहीं होता। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन बताई थी ना कि हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट 1 3 और 4 तीन ही एलिमेंट होते अगर, तो इमेज तो है 1 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो 1 की इमेजेस आ रही हैं वो दो इमेजेस आ रही हैं। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए हर एलिमेंट की। तो ध्यान रखना, पहली चीज हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी, एक से ज्यादा किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे a to a होता है या a to b भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने a to b बोला, या a to a भी फंक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिए जैसे कि रिलेशन होता था a to a, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे रिलेशन होता था a to b, तो जो पहला सेट होता था वो a है, दूसरा सेट b है, तो पहला और दूसरा दोनों सेट क्या हो सकते हैं, a हो सकते हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास आता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसको आप रियल फंक्शन भी कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसमें जो fx की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, वो रियल वैल्यू होगी। तो तभी उसको आप क्या कहते हो, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, जहां पे x और fx की वैल्यू क्या हो, रियल वैल्यूज हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये हो गया आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी एक जैसा। तो अगर आप बात करें इस तरीके से, तो यहां पे आप बोल सकते हो fx इक्वल टू x, मतलब x क्या है, प्री इमेज होगी, और fx क्या है, उसकी इमेज है। तो x कॉमा y लिखते थे ना, यहाँ पे x कॉमा fx लिखते हैं। तो fx की जो वैल्यू होगी, जैसे y है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे y की जगह क्या आ गया, fx आ गया। तो रिलेशन मिल गया x इक्वल टू fx या fx इक्वल टू x। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा आपका, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किसका बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे x एक्सिस पे तो आप x की वैल्यू करोगे, और y एक्सिस पे आप fx की वैल्यू पुट करोगे। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 होगी तो fx की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो fx की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो fx की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो इसको समझना बहुत इजी है। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब जो x की वैल्यू है वही fx की वैल्यू है। किसी भी एलिमेंट की इमेज क्या होगी, वो एलिमेंट खुद होगा। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x। नाउ द थर्ड इज, तो आपको जैसे मैंने बता दिया fx इक्वल टू x, इसको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलोगे। कांस्टेंट फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एलिमेंट की इमेज आएगी, किसी भी एलिमेंट की इमेज आएगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब हर एलिमेंट की सेम इमेज रहेगी। तो आप इसको बोल सकते हैं fx इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो fx की वैल्यू क्या आएगी, c। तो मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है c, तो 0 पुट करूं x की वैल्यू तो भी fx की वैल्यू क्या रहेगी, c। अगर 1 पुट करूं तो भी c रहेगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये किसका ग्राफ बन गया हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन का। ये ग्राफ बन गया कांस्टेंट फंक्शन का। मैं सारे ग्राफ एक ही उसमें बना रहा हूं। देन तीसरा आपके पास आता है
पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या कहता है कि fx इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। तो इसको, इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल तो आप समझते हो, पॉलिनोमियल क्या होता है, जो किसी फॉर्म में होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स रेस्ट पावर 4 एंड सो ऑन। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल जहाँ पे एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है बस, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। बस वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो fx की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड करता है कि वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर कितना हो जाएगा, केवल इतना हो गया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन वो स्पेसिफिक केस है पॉलिनोमियल फंक्शन का। अगर ये यहां तक आ जाता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर अगर डी एक्स क्यूब भी आ जाएगा, क्यूबिक फंक्शन। तो ये सारे कैटेगरी जो होती है, ये सारी की सारी किसमें आती है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये दो भी आप बोल सकते हो, ये दो भी क्या है, ये दोनों भी पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर ही आते हैं। बट ये कुछ स्पेशल केस हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के। देन इसके बाद आता है आपके पास रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन होता है किसमें, किस फॉर्म में, fx बाय gx। तो fx बाय gx नहीं बोल सकते आप, जैसे fx तो मैंने लिख दिया, fx इक्वल टू किस फॉर्म में होता है, px बाय qx की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे px और qx, तो नाम से ही पता चल रहा है रेशनल, जैसे रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई q की फॉर्म में। तो रेशनल फंक्शन किस फॉर्म में होता है, px बाई qx की फॉर्म में। px और qx दोनों के दोनों होंगे एक पॉलिनोमियल फंक्शन। px भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, qx भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एक रेशनल फंक्शन बोलूंगा। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलूंगा। हाँ, ये ध्यान रखिए, qx इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेशनल फंक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना। द नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है, इसको हम डिनोट करते हैं fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इसको हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ x। तो मॉड्यूलस ऑफ x होता क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। कैसे, आप इसको लिख सकते हो कि fx इक्वल टू मॉड x, मॉड x या मॉड्यूलस ऑफ x जिसको आप कहते हो। तो मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है, माइनस x, अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0, या आप लेस देन 0 भी कह सकते हो, और इसकी वैल्यू होगी x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां देखिए, अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर क्या कहा मैंने, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मान लेते हैं लेस देन 0, एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं x की वैल्यू है माइनस 0.25, राइट। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x, ये है x की वैल्यू। तो माइनस x कितना हो जाएगा, इस पे आप माइनस साइन लगा दोगे, तो माइनस 0.25, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके आगे आपको एक और नेगेटिव लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तब तो पॉजिटिव रहेगा ही। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि अगर देखिए x क्या है, 0 से कम है, तो 0 से कम मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपने क्या किया, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया, मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर ये पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तब तो पॉजिटिव है ही, तब वो x की वैल्यू x ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मॉड x, तो अगर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5, तो fx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। लेकिन अगर x की वैल्यू -5 है, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो ध्यान रखिए, मॉड्यूलस अगर लगा दिया आपने तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये था आपका मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को आप इस तरीके से भी डिनोट करते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से मैंने क्यों डिवाइड किया मॉड्यूलस फंक्शन को। तो मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी आपके पास आता है तो उसको इस तरीके से कैटेगराइज करना सीखिए, इस तरीके से डिवाइड करना सीखिए, अगर आप मॉड को हटाना चाहते हो तो।
तो इस तरीके से उसको समझना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन कोई खास फंक्शन है नहीं, बहुत यूज है नहीं इसका, यूज इसका है। ये तो बहुत बेसिक फंक्शन है, तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मॉड्यूलस फंक्शन ये आपको याद रखना है, समझना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और देन मैंने बात की सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन कोई खास यूज इसका होता नहीं है, बस समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है। तो सिग्नम फंक्शन को आप लिख सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू -1 होती है, कब? अगर x इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है 0, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो सिग्नम फंक्शन इसकी fx की वैल्यू होती है 1। तो ये क्लियर है कि ये क्या कह रहा है कि अगर fx जो है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो fx की वैल्यू हो जाएगी -1, अगर x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू भी 0 होगी, और अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो fx की वैल्यू होगी 1। तो इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन कोई रटने वाला है नहीं, ना इसके क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चन आता भी है इससे रिलेटेड तो एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आपको ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक और तरीके से कभी कभी याद आता है कि इसको आप इस तरीके से भी लिखते हो, fx इक्वल टू mod x by x if x is not equal to 0 और 0 if x is equal to 0। तो कभी कभी इस तरीके से भी आ सकता है। तो देखिए, आपको मैंने क्या बोला कि अगर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो fx की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये तो आप समझ गए, तो ये तो पहले भी था। लेकिन ये क्या आ गया कि fx की वैल्यू mod x by x हो जाएगी, fx इक्वल टू mod x by x। कब? जब x 0 नहीं है तो, क्योंकि x 0 हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो x 0 है तो 0 रहेगा, और x 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू होती है mod x by x। देखिए, आपको उससे भी यही मिलेगा जो मैंने आपको पहले बताया ना, आपको इससे भी यही मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या फिर कम होगी। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो मॉड x की वैल्यू, देखिए अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई, अभी बताया था ना, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, राइट। और x बाई x क्या हो जाएगा, 1। तो अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो fx की वैल्यू 1 ऑटोमेटिकली आ रही है वहां पे। दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू 0 से कम हुई तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। बताया था अभी आपको कि इफ x इज लेस देन 0 तो fx मतलब मॉड x इक्वल टू, ये मॉड्यूलस फंक्शन था आपका, मैंने कहा था कि आप मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो अगर क्या कहा मैंने कि मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, और -x बाई x क्या हो जाएगा, -1। तो वही ये बता रहा है कि अगर x 0 से कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी fx की, -1। तो ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। ये बहुत सिंपल फंक्शन है। अगले जो दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और इसको डिनोट भी ऑलमोस्ट एक ही तरीके से किया जाता है। जनरली हमको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कम पूछा जाता है। तो जनरली अगर आपको दिया नहीं है तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक ब्रैकेट में हम इसको रखते हैं, और इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से तरीके से समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इसको समझना बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको कि fx इक्वल टू और आप एक ब्रैकेट में लिखते हो x, और इसको डिनोट करने का यही तरीका है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी आप इसी तरीके से डिनोट करते हो। तो ये शो क्या करता है, ये कहता है कि जो ये x है, मतलब fx की जो वैल्यू है, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। मतलब ये कहता है कि जो fx की वैल्यू है, ये जो आपने ब्रैकेट में रखी हुई है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब x से छोटा या फिर x के बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि
3.5 x इक्वल टू है मेरे पास 3.5, तो वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है 3.5, तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.5, मतलब 3.5 से छोटा या फिर 3.5 के बराबर सबसे बड़ा इंटीजर कौन होता है। अब देखिए 3.5 तो इंटीजर है नहीं, तो इसके बराबर तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता। इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, मतलब देखिए 3.5 से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर होते हैं, क्या क्या, 3, 2, 1, 0, -1, और तो आप -इन्फिनिटी तक पहुंच जाओगे। तो 3.5 से छोटे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 3.5 होगा या 3.6 होगा या 3.1 होगा या 3 होगा, तो इन सब के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा 3। क्यों, ये देखिए 3.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन से होता है, 3 ही होता है। तो 3.6 से छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन होता है, 3 ही होता है। 3.1 से छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन होता है, 3 ही होता है। अब देखिए 3 के लिए क्या बोला मैंने, या तो वो छोटा हो या तो इक्वल हो। अगर पहले तो आप इक्वल देखोगे कि इक्वल है कि नहीं है, इक्वल तो तभी हो सकता है जब वो खुद एक इंटीजर है। इन सब में से तो कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता है इनके कोई इंटीजर, लेकिन इसके तो इक्वल हो सकता है ना। तो कौन आएगा इसके लिए भी, 3 ही आएगा। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3 होगा। उसी तरीके से 2.5 के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2। क्यों, 2.5 के बराबर तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता। अब 2.5 से छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2 है। उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि -1.5 के लिए सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, या आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा, तो -1.5 से छोटे इंटीजर्स में तो आप कहाँ जाओगे, -2, -3, -4, तो उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -2। तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी f(x) की, उस समय -2 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो छोटा होता है, की जो वैल्यू होती है या तो x के इक्वल होगी या फिर x से छोटी होगी। अगर x एक इंटीजर है तब तो उसके इक्वल होगी, लेकिन x इंटीजर नहीं है तो उससे छोटी होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो छोटा होता है या फिर इक्वल होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन उल्टा है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि इसको भी आप इसी तरीके से डिनोट करते हो कि f(x) इक्वल टू ये ब्रैकेट में, और ये क्या कहलाता है, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जो x है, x से बड़ा या फिर x के बराबर, उनमें से जो सबसे छोटा इंटीजर होगा उसको क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मान लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं, 3.5, 3.6, 3.13। 3.5 से जो बड़े इंटीजर्स हैं या 3.5 के बराबर तो हो नहीं सकते, तो क्या देखना है, बड़ा देखना है। 3.5 से बड़ा जो इंटीजर है कौन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक है। उनमें से जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 3.5 से बड़े इंटीजर्स में से सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ग्रेटर, अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना होता 3.5 के लिए तो क्या हो जाता, 4। 3.6 के लिए 4, 3.1 के लिए 4, 3 के लिए 3, क्योंकि इस समय बराबर है ना, 3 के बराबर। मैंने क्या बोला कि x के बराबर या x से बड़े इंटीजर्स में से जो सबसे छोटा इंटीजर होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 से बड़ा तो है 4, लेकिन 3 के बराबर ऑलरेडी 3 है, तो 3 भी क्या है, एक इंटीजर ही तो है, तो हम 3 लेंगे न कि 4। तो 3.5 के लिए 4, तो 3 से 4 के बीच के नंबर के लिए क्या रहेगा, 4 रहेगा। 4 से 5 के बीच के नंबर के लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 रहेगा। 5 और 6 के बीच के नंबर्स के लिए 6 रहेगा, एंड सो ऑन। और उसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.5 के लिए 3 हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच के जो नंबर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, 3 रहेगा। फिर 4 के लिए 4 हो जाएगा, और फिर 4 से लेके 5 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए 4 रहेगा। और जैसे आप 5 पे पहुंचोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू चेक की जाए कि यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो जैसे यहाँ पे जब तक x की वैल्यू 0 है, तो मैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, आप स्मॉलेस्ट इंटीजर का प्लॉट कर लेना। तो मैंने क्या कहा था, x से छोटा या x के बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। तो अगर x की वैल्यू 0 है
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, राइट। यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन। तो देखिए जैसे ही हम 0 से लेके 1 तक जाते हैं तो तब तक क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 0 ही है। जैसे ही हम 1 पे पहुंचते हैं तो 1 पे जैसे ही पहुंचे f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम 1 हो जाएगी, राइट। फिर 1 से लेके 2 तक तो वो 2 ही रहेगी। जैसे ही 2 पे पहुंचे तो वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे 2। फिर 2 से लेके 3 तक तो वो 2 ही रहेगी और 3 पे एकदम से हो जाएगी क्या, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। और 0 से अगर हम नीचे जाते हैं तो 0 से जैसे ही कम हुई तो वो होगी -1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता रहता है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और इसी तरीके से आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो ये थे आपके पास कुछ फंक्शंस जिनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी फंक्शंस को समझने में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज का पता करते हो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए और उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एग्जाम्स हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से आते हैं जहाँ पे आपको डोमेन या रेंज का पता करना होता है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डोमेन और रेंज पता कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।